आज बाजार पर तो फोकस है, लेकिन एक और जो कल एक इवेंट हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, पीएम मोदी ने काफ़ी कुछ बड़े बयान दिए और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत में निवेश का एक सही मौका है। वो अगर उनके जो बयानों को अगर सुना जाए और रीड बिटवीन द लाइंस किया जाए, तो इसको आपने कैसे एनालिसिस किया? क्या मैसेज देना चाह रहे हो? क्या हम एक्सपेक्ट करें कि ये जो निवेश की बात की गई, अब आने वाला जो बड़ा इवेंट है वो बजट है, बहुत बड़े कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं? पूजा, देखिए, एक समय आता है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि इट्स टाइम टू बीट योर ओन ड्रम्स। और आई थिंक हिंदुस्तान का वो सुनहरा समय आ चुका है जहां हमें हमारे नगाड़े बजाने चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप देखें कि ग्लोबल इकॉनमी में इस समय क्या हो रहा है, ग्लोबल इकॉनमी में तीन बड़े पार्ट्स हम दे सकते हैं: अमेरिका, चाइना और इंडिया। प्योरली साइज़ पे मैं जाता हूँ। अमेरिकन इकॉनमी रिसेशन से वापस आ चुकी है, मगर उसके अंदर इन्फ्लेशन और धीमापन आने का अनुमान है। चाइना ने काफ़ी रेगुलेटरी चेंजेस करे हैं। हमें पता है कि चाइना के अंदर चाइनीज़ गवर्नमेंट इज़ नाउ ट्राइंग टू कूल डाउन देयर इकॉनमी, और वह काफ़ी नए रेगुलेशंस ला रहे हैं। फिनटेक में हमने देखा है कि उन्होंने कितनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी चेंजेस करे हैं। मगर इंडिया में इस समय एक बहुत अच्छा समय है। हम कोविड की जो हमें मार पड़ी थी उससे हम लगभग निकल चुके हैं। अर्निंग्स आ चुकी हैं। आईटी जो इंडिया का एक सुनहरा सेक्टर है, उसके अंदर ज़बरदस्त ग्रोथ है। आईटी के अंदर ज़बरदस्त ग्रोथ के अलावा ज़बरदस्त वेज हाइक आ रही है। सरकार की बैलेंस शीट, मतलब पिछले 15-20 साल की अगर हम सरकार की बैलेंस शीट देखें तो पहली बार हुआ है कि सरकार की बैलेंस शीट में उम्मीद से ज़्यादा उनको पैसा मिला है। नहीं तो सरकार की बैलेंस शीट में हमेशा रहता था, भाई ये बेच दो, वो बेच दो, यहाँ से खींच लो, वहाँ से खींच लो। ऐसा नहीं है। इस बार रेवेन्यू कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन सब उम्मीद से ज़्यादा है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिकअप हो रहा है, स्टार्टअप एक्टिविटी चालू हो चुकी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में निवेश कर रही हैं। इंडिया को चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। तो एक समय आता है पूजा, जिसे हम कहते हैं, और अगले कुछ साल दे बिलोंग टू इंडिया। अगर आपने 1980s में जापान में निवेश करा तो आपने काफ़ी बेनिफिट, आपको काफ़ी एक सुनहरा अवसर था। 1990s में हमने देखा कि यूएस के अंदर इंटरनेट बूम आया था, जिसे हम टीएमटी बूम बोलते थे। 2000 से 2010 2012 तक अगर आपने चाइना में निवेश करा तो आपको बहुत ग्रोथ मिली, बिकॉज चाइना ग्रो कर रहा था। पिछले 7-8 सालों के अंदर हमने देखा किस प्रकार से यूएस टेक वापस आया है। तो एक समय आता है, एक दशक आती है, एक गोल्डन पीरियड आता है, और मेरे को ये लगता है कि इट इज़ दैट दिस गोल्डन पीरियड नाउ बिलोंग्स टू इंडिया। जो फैक्टर्स मैंने बताए थे, जब सब फैक्टर्स टुगेदर आते हैं तो ग्रोथ आती है, प्रोस्पेरिटी आती है और इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों नहीं, कुछ सालों तक देश का जो इकोनॉमिक भविष्य है वह सुनहरा है। और इस भविष्य में और इस समय अगर आप इंडिया में निवेश करेंगे तो यू आर कमिंग एट अ टाइम व्हेन यू आर एसोसिएटिंग विद अ कंट्री विच इज़ ग्रोइंग, a population which is becoming more affluent, and a place where you can participate with India and also grow by investing fresh. I think प्रधानमंत्री जी का यही सिंपल मैसेज था। निकुंज, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं पहले सीधा मार्केट्स पे आपसे पूछना चाहता था, लेकिन इस बीच एक पॉइंट मेरे को और बड़ा ही नोटिसेबल लग रहा है, वो आप उसको अच्छे से बता पाएंगे। वो है सर, धीरे धीरे ना क्रूड 3 साल के वापस हाई पे आ गया, 86 हो गया। हम भी अच्छे कंज्यूमर्स हैं क्रूड के, ऑल्दो अभी भी। तो इसका कुछ इम्पैक्ट सर मार्केट्स पर आएगा, या फिर जिस दिन ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सेल ऑफ दिखेगा उस दिन ये क्लब ऑन हो जाएगा? क्योंकि उस दिन देखते हैं ना, सारे नेगेटिव एक साथ आ जाते हैं फिर। देखिए डिम्पी, ये एक कंसर्न है, ये एक कंसर्न है। यह एक जो क्रूड के अंदर जो स्ट्रेंथ है, यह अगर बरकरार रही, क्रूड अगर 90 क्रॉस कर गया, 95 के आसपास चला गया, तो यह एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर एक मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। देखिए, हमारे दर्शक जानते हैं दैट इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन द एनर्जी नीड्स। ईवी आने में अभी समय है, सोलर एनर्जी बढ़ने में भी समय है, बिकॉज आप एक ग्रोथ इकॉनमी में, आपकी एनर्जी नीड्स ज़्यादा रहेंगी। आपको जो फिजिकल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट को हम जहाँ पर उम्मीद कर रहे थे
कि हमें एक एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि क्रूड एक साल पहले जब बजट के का आकलन करा गया था, एक डिफरेंट लेवल पे था, तो उस बजट एस्टिमेट से क्रूड इस समय ऊपर जा रहा है। हमने देखा है हिंदुस्तान में पिछले साल जब क्रूड के दाम बढ़ रहे थे तो हम एक्साइज ड्यूटी के अंदर काफ़ी बड़ा जो वो कंज्यूमर को सीधा हिट करते थे, मगर इस समय एक्साइज ड्यूटी भी कम है। तो क्या क्रूड का इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा? जी हाँ। क्या क्रूड की वजह से इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा? जी हाँ। क्या क्रूड की वजह से कंज्यूमर को थोड़ी इस समय महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, क्या हमें कंज्यूमर को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा? जी हाँ। तो अ राइज इन क्रूड डिम्पी इज़ नेवर गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें जो क्रूड में जो भी राइज आ रही है वह सप्लाई इश्यूज़ की वजह से ज़्यादा आ रही है, वह इस समय सेंटिमेंट की वजह से ज़्यादा आ रही है, ना कि रियल डिमांड। एक तो होता है जी क्रूड की डिमांड ही बढ़ गई हो, सब बड़ी कंट्रीज़ ग्रो कर रही हैं, वैसा नहीं है। इस समय इसके अंदर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं। हम जानते हैं ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर किस प्रकार का सख्ती इस समय अपना रहे हैं प्रोडक्शन टारगेट्स को लेकर के। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर टेक्निकली ज़्यादा इस समय बढ़त हो रही है। दैट इज़ द रीज़न फॉर द राइज ऑफ क्रूड। लेकिन जो एक क्वेश्चन मेरा, जैसे मैंने कहा मेरे को मार्केट्स पे भी आपसे पता करना था, से मैं अगर कुछ 10 दिन के लिए टिल बजट तक कोई पोजीशंस लेना भी चाहता हूँ, तो मैं मेरी स्पेसिफिक एरिया कौन सा होना चाहिए? अगर आप उसमें से स्टॉक बता दें तो मेरे लिए और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इन बिटवीन ना आप अर्निंग्स भी चेक कर रहे होंगे। कल अल्ट्राटेक के नंबर्स आए थे, उन्होंने कमेंट्री अच्छी दी, उससे पहले IT कंपनीज के नंबर आ चुके हैं। नहीं भी देखिए, सबसे बड़ा थ्रस्ट एरिया इस समय सरकार को किस क्षेत्र में देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा उनको इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, जॉब क्रिएशन, इन 3 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग मुझे लगता है डिम्पी इस बजट में बढ़ेगी ज़रूर, खास करके रोड, ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन। तो एक वह ट्रेड है कि आने वाले 10-12 दिन के अंदर इंफ्रा कंपनीज के अंदर ज़रूर नज़र रखिए। दूसरा, मेरा ये मानना है कि इस समय लो कॉस्ट हाउसिंग को लेकर के हो सकता है आने वाले बजट के अंदर एक्सटेंडेड बेनिफिट्स मिलें, या फिर लो कॉस्ट हाउसिंग को लेकर के कुछ नए बेनिफिट्स मिले। तो जो भी कंपनीज लो कॉस्ट हाउसिंग में हैं, भले वो लो कॉस्ट हाउसिंग की रियल एस्टेट कंपनीज हों, या फिर ऐसी कंपनी जो HFCs हों जो कि लो कॉस्ट हाउसिंग को ज़्यादा केटर करती हों, मतलब 20 लाख से 25 लाख से जिनके कम लोन हो, जो रीजनल फोकस हो, इन 2 क्षेत्रों पे ज़रूर नज़र रखिए। HFCs एंड लो कॉस्ट हाउसिंग कंपनीज आई थिंक शुड बी ऑन एवरीवन्स रेडार। दूसरा टिम्पी, मेरा इस समय मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के इस समय जो PLI स्कीम्स हैं, जो सरकार जिस प्रकार की चाइना 1 पॉलिसी को इनकरेज कर रही हैं, उस पॉलिसी को और इनकरेजमेंट ज़रूर मिलेगा। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जितनी भी कंपनीज़ हैं उन पे ज़रूर नज़र रखिए। ये 2 क्षेत्र हैं, ये 2 सेक्टर्स हैं जो एकदम उभर के आते हैं बजट को लेकर के। तीसरा जिस सेक्टर में नज़र रखनी चाहिए, जैसा मैंने बनाया, मुझे लगता है कि सरकार की, क्योंकि इस समय बैलेंस शीट बेटर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं, स्पेशली कंपनीज विच आर डिपेंडेंट ऑन लार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर, जो बड़ी कंपनीज हैं, उन पे भी नज़र रखिए।